हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है बाईवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर। हमने टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, साथ ही साथ हमने बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल पे भी अलग से एक वीडियो अपलोड किया है और वो टॉपिक बेसिकली हमने आईसीआई के मटेरियल से ही कवर किया है। वहाँ हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो वहाँ हमने बताया था कि बाईवेरिएट डेटा बेसिकली डेटा कलेक्ट करता है दो वेरिएबल्स का, और वो भी साइमल्टेनियसली, मतलब एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ही इन दोनों वेरिएबल का डेटा हम कलेक्ट करते हैं। जो हमने एग्जांपल दिया था उसमें हमने दो सब्जेक्ट्स की बात की थी, मैथ्स एज वेल एज स्टैट्स। तो हमने यही बताया था कि दोनों सब्जेक्ट का जब आप मार्क्स एक साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं बाईवेरिएट डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये बेसिकली बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल से रिलेटेड है। और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल पे जो लेक्चर हमने अपलोड किया है वो बहुत डिटेल सेशन है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और वो पूरा का पूरा हमने मटेरियल से ही कवर किया है। उस टाइम हमने ये 4 क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट प्रिडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। नो, कोरिलेशन कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करता है, बल्कि ये दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप एस्टिमेट करता है, या ये कह सकते हैं कि किस लेवल तक या किस डिग्री तक उनके बीच में रिलेशनशिप है उसको मेजर करता है। इस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये भी करेक्ट है। हमने यही दोनों पॉइंट बताया कि स्टैब्लिश भी करता है और साथ ही साथ मेजर भी करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 7 होल्ड करेंगे, रिग्रेशन पे है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्पूरियस कोरिलेशन। इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है, नोट्स भी ऑलरेडी सब अपलोड हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ हम एक पॉइंट बताते हैं कि हमने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, जहाँ आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू क्लास, एंड जो भी नोट्स हम यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए उस नोट्स की कॉपी भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो वहाँ हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो स्पूरियस कोरिलेशन मतलब क्या होता है? जहाँ दो वेरिएबल्स के बीच में किसी तरह का कोई कैजुअल रिलेशन ना हो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशन। नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, येस। कर्वी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, येस। नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि अगर हम लोग स्कैटर डायग्राम की बात करें तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग डॉट की हेल्प से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और यहाँ लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर, जिसको हम लोग कर्वी लीनियर भी बोलेंगे, दोनों ही तरह का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट, ये है अपर लेफ्ट, टू द लोअर राइट, ये है हो गया हमारा लोअर राइट, देन द कोरिलेशन इज, हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया था कि आपको सिंपली इतना याद रखना है, सारे स्टूडेंट्स को डिमांड एंड सप्लाई का कर्व याद होगा। तो ये डिमांड का कर्व है, और डिमांड की अगर हम बात करें तो बेसिकली डिमांड क्या शो करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है? नेगेटिव। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? नेगेटिव रिलेशन। तो करेक्ट आंसर होगा सी, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, if the plotted points in a scatter diagram are evenly distributed then the correlation is, अब evenly distributed मतलब क्या कह रहा है कि इस तरीके से scattered है। क्लियर? scattered है इसका मतलब क्या? दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, 0। बेसिकली यहाँ एग्जाम्पल ले लो व्हीट एंड शूज का। नेक्स्ट, if all the plotted points in a scatter diagram lie on a single line then the correlation is, सिंपली क्या कह रहा है? देखो सिंगल लाइन बोल रहा है। अब ये सिंगल लाइन अपर लेफ्ट टू लोअर राइट है या लोअर लेफ्ट टू अपर राइट है, ये मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना मेंशन किया कि एक सिंगल लाइन पे अगर हमारा प्लॉटेड पॉइंट्स इस सिंगल लाइन पे लाई कर रहा है तो उस केस में कोरिलेशन क्या होगा? परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिंपली यहाँ पे डायग्राम किस डायरेक्शन में बनेगा वो मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एक सिंगल लाइन की बात करें तो सिंगल लाइन तो इस तरीके से भी बन रही है, दैट इज अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, एंड ये भी हमारी सिंगल लाइन ही है जो कि ड्रॉ हो रही है लोअर लेफ्ट
टू अपर राइट। क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी डायग्राम बनेगा तो चाहे वो नेगेटिव शो करेगा चाहे वो पॉजिटिव शो करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आइदर ए और बी, दोनों में से कोई एक ही आंसर हो सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट, द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंसेस, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो ये आपके कभी भी शू साइज पे बेस्ड नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका शू साइज 5 है तो आप एवरेज स्टूडेंट हो गए या आप बिलो एवरेज हो गए। क्लियर? तो क्या इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन है? नो। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 0। नेक्स्ट, द कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। आप देखो, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो नो डाउट इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। बट आगे लिखा है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब यहाँ नेगेटिव की बात कर दिया कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करें तो नो डाउट अगर हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में हम कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। तो यहाँ किस तरह का रिलेशन हो गया? नेगेटिव। नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू। अब आप स्कैटर डायग्राम की बात करो तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप तो बताता है, बट कैसा रिलेशन? ओनली नेचर। क्यों? क्योंकि आप डायग्राम की हेल्प से यही बता सकते हो कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है या जीरो कोरिलेशन है। क्लियर? आप एक्सटेंट नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते कि किस एक्सटेंट तक इनके बीच में रिलेशनशिप है। पहला ऑप्शन है फाइंड द नेचर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ऑब्टेन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ऑप्शन ए एंड सी। बी और सी तो वैसे भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि बी में बोला है एक्सटेंट और सी में बोला है मैथमेटिकल रिलेशनशिप। बल्कि स्कैटर डायग्राम में हमारे पास क्या गिवन होता है? सिर्फ और सिर्फ डायग्राम गिवन होता है, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ डॉट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए। हमें विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम सिर्फ उसका नेचर पता चलता है, दैट इज वो पॉजिटिवली रिलेटेड है और नेगेटिवली कोरिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट, पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग, बेसिकली कार्ल पियर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन, कोरिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन ओनली, कोरिलेशन फॉर कर्वी लीनियर रिलेशन ओनली, बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर होगा बी। और ये हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया कि अगर हम बात करें कार्ल पियर्सन कोरिलेशन की तो यहाँ हम सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं, ना कि कर्वी लीनियर की। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंसिडर्ड फॉर। अगेन देखो, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन किसकी बात कर रहा है? कार्ल पियर्सन की, क्योंकि कार्ल पियर्सन का ही अदर नेम क्या है? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन, फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, बोथ ए एंड बी, आइदर ए एंड बी। करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि कार्ल पियर्सन हमें नेचर तो बताता ही है कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव, बट साथ ही साथ किस अमाउंट तक, दैट इज किस एक्सटेंट तक रिलेशन है, ये भी क्लियर करता है कार्ल पियर्सन। Next, if the value of correlation coefficient is positive, then the points in a scatter diagram tend to cluster. अगर पॉजिटिव की बात करें तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। सिंपली ये है लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर। नेक्स्ट, when r is equal to 1 all the points in a scatter diagram would lie। देखो यहाँ पे 1 बोला है, दैट इज हम किसकी बात कर रहे हैं? +1 की बात कर रहे हैं। और +1 मतलब अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव की। तो स्ट्रेट लाइन तो होगा, बट लोअर लेफ्ट से अपर राइट होगा। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। बी ऑप्शन देखो, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ये किसकी बात कर रहा है? नेगेटिव की। ये तब आंसर होता जब यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 नहीं, r इज इक्वल टू -1 दिया होता। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ। अगेन किसकी बात कर रहा है? कार्ल पियर्सन की। और कार्ल पियर्सन के हमने कई सारे फॉर्मूलेज बताए हैं। तो देखते हैं हमारे पास गिवन ऑप्शन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स टू द कोवेरिएंस बिटवीन देम। ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला बताया नहीं है, मतलब इसमें ये कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ देम। कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय
वेरिएंसेस बोल रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ वाई, बट हमने क्या ये फॉर्मूला बताया था? नहीं, हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में यहाँ अंडर रूट भी होगा। नेक्स्ट, द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस, करेक्ट है। देखो कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये करेक्ट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अंडर रूट ले रहे हो और अंदर वेरिएंस ले रहे हो तो अंडर रूट ओपन होने पे क्या होगा? वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशंस। जो हमने फॉर्मूला नंबर 1 डिस्कस किया है वो यही सेम फॉर्मूला है। नेक्स्ट, द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज, कोवेरियंस दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। ये भी हमने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, आर की बात कर रहे हैं, देखो आर एक्स वाई की बात कर रहे हैं, दैट इज कोएफिशिएंट की। तो इसकी भी हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, लिखा है कैन हैव एनी यूनिट, नो, इज एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ टू वेरिएबल्स, नो, इज अ यूनिट फ्री मेजर, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि अगर आर की बात करें तो जब भी इसकी वैल्यू आती है जैसे 0.9 आई लेट्स से, मतलब बेसिकली ये लाई करती है -1 टू +1 के बीच में, बट क्या हम कभी भी यहाँ सेंटीमीटर, मीटर या कोई भी यूनिट लगाते हैं? नहीं। और वैसे भी जब हम बात करें कोएफिशिएंट की तो कोएफिशिएंट हमेशा यूनिट फ्री होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, इज अ यूनिट फ्री मेजर। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट? अभी हमने बताया कि -1 टू +1 के बीच में लाई करेगा और ये दोनों लिमिट्स पे इंक्लूडेड होती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, -1 and 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स। नेक्स्ट, in case a correlation coefficient between two variables is 1, the relationship between the two variables would be, अब यहाँ पे देखो 1 की बात किया, दैट इज +1 की, तो +1 दैट इज पॉजिटिव तब आएगा जब b हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि हम लोग बात करें कोरिलेशन की, और कोरिलेशन में a और b दैट इज ओरिजिन एंड स्केल से कभी भी हमारी वैल्यू अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ स्केल के साइन से वैल्यू अफेक्ट होती है। ये हमने प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो नो डाउट अगर हमें +1 वैल्यू चाहिए, मतलब b की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर b की वैल्यू लेस देन 0 होती तो उस केस में क्या आता? आंसर नेगेटिव में आता। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये तो हमारा लाइन इक्वेशन हो गया, बट यहाँ पे b क्या होना चाहिए? मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो r की वैल्यू क्या आएगी? +1। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन में हमसे -1 पूछा होता तब आंसर सी होता। क्यों? क्योंकि अगर b की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो b की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, उस केस में r इज इक्वल टू -1 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, if the relationship between two variables x and y is given by this, then the value of the correlation coefficient between x and y is, अब सिंपली यहाँ देख लेते हैं कि 3y इज इक्वल टू -4 -2x, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3 -2 डिवाइडेड बाई 3x। हमने पहले बताया कि अगर हम यहाँ x और y के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो सिंपली हमें ओरिजिन से कोई मतलब नहीं होता, स्केल की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ स्केल की साइन से मतलब होता है। तो r सिंपली मेरा क्या आ जाएगा? -1, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, -1। नेक्स्ट, फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स वी कंसिडर, अगर हम टू एट्रीब्यूट्स की बात करें, दैट इज क्वालिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात नहीं करके हम यहाँ पे क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड हम कहाँ देखते हैं? स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि वहाँ बेसिकली हम रैंक अलॉट करते हैं, और रैंक कब अलॉट करते हैं? जब हम चीज़ों को क्वांटिटी वाइज कैलकुलेट ना कर सकें, क्वालिटी वाइज कैलकुलेट कर सकें। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट वी यूज़, अगेन देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्यूटी की, दैट इज क्वालिटी की। और ब्यूटी को आप कभी भी क्वांटिटेटिवली, दैट इज इन क्वांटिटेटिव टर्म्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if there is a perfect disagreement between the marks in geography and statistics, then what would be the value of rank correlation coefficient? क्वेश्चन में सिंपली क्या कह दिया? परफेक्ट डिसएग्रीमेंट। परफेक्ट डिसएग्रीमेंट किसको शो कर रहा है? नेगेटिव को। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ओनली -1। नेक्स्ट, when we are not concerned with the magnitude of the two variables under discussion, we consider
अब देखो यहाँ क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा है। मैग्नीट्यूड बेसिकली यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, साइज़ को, कि जब हम बात करते हैं कि हमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है उसकी साइज़ से कोई मतलब नहीं है कि वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं या छोटी हैं, तो उस केस में हम लोग कौन से मेथड को चूज़ करेंगे, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, ए और बी बट नॉट सी। करेक्ट आंसर होगा सी, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस साइन के लिए यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को। रैंक कोरिलेशन में भी हमें क्या करना होता है, रैंक अलॉट करना होता है, तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। बट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कभी भी आपको इससे मतलब नहीं होता कि वेरिएबल की साइज़ बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ प्लस और माइनस, दैट इज़ डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है, उससे मतलब होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। स्कैटर डायग्राम में आपको पूरा डायग्राम बनाना होगा। मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशन, मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये भी लंबा मेथड है क्योंकि पहले आपको रैंक अलॉट करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस का स्क्वायर निकालना होता है। मेथड ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, इसमें तो नो डाउट बहुत टाइम लगता है, बेसिकली कार्ल पियर्सन की बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशन। इसमें आप डायरेक्शन चेंज देखते हो, उसके बेसिस पे सी का कैलकुलेशन करके आप अपना आर का कैलकुलेशन, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेट कर पाते हो। तो सबसे कम टाइम या कह सकते हैं क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। अब ये सारे मेथड है किसके, आर के, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के, और जो प्रॉपर्टी आर की होगी वही उसके मेथड्स की भी होगी। तो सिंपली प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये -1 to 1 के बीच में लाई करेगा और यहाँ -1 and 1 भी इंक्लूड होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बिटवीन -1 and 1 द लिमिटिंग वैल्यूज इंक्लूसिव। नेक्स्ट, if the coefficient of correlation between two variables is -0.9 then the coefficient of determination is, coefficient of correlation r होता है and coefficient of determination r स्क्वायर होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, -0.9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.81, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, 0.81। सेट ए का लास्ट क्वेश्चन जो बेसिकली कोरिलेशन पे बेस्ड है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.7 देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर इज। यहाँ देखो सिंपली क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब आर स्क्वायर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन ये भी हमने बताया है, ये होता है 1 - आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड, अनअकाउंटेड किसको डिनोट कर रहा है, नॉन डिटर्मिनेशन को। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास आर दिया है, आर स्क्वायर निकालेंगे जो कि आएगा 0.49 एंड वेरिएशन अनअकाउंटेड दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकालेंगे कैसे, 1 - आर स्क्वायर करके, जो कि आएगा 0.51। और क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसको कन्वर्ट करना इनटू परसेंटेज, तो 0.51 मतलब क्या हो गया, सिंपली 51% की बात करें। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 51%। क्लियर। अब देखो ये सारे क्वेश्चन सेट ए में रिलेटेड थे कोरिलेशन से, और बाकी जितने क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं वो सारे रिग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है। सेट बी में हम लोग वो क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं जो कोरिलेशन से रिलेटेड है। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई द कोवेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई गिवन है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने सेशन में। सिंपली हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कार्ल पियर्सन का फर्स्ट फॉर्मूला, आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, और दोनों की ही वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। कोवेरिएंस एक्स वाई क्वेश्चन में दिया है 40, वेरिएंस एक्स दिया है 16 एंड वेरिएंस वाई दिया है 256। सबसे पहले हम लोग इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 40 डिवाइडेड बाय 64, एंड जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.6154, और हमने राउंड ऑफ क्यों किया है, क्योंकि जनरली हम लोग 4 डिजिट्स ही कंसिडर करते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, 0.625। नेक्स्ट, इफ कोवेरिएंस एक्स वाई इज गिवन 15, what restrictions should be put for the standard deviations of x and y। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएंस की बात नहीं किया, इसने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की। तो सिंपली हमें पता है कि हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा कोवेरिएंस एक्स वाई एंड डिनोमिनेटर में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई।
अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, +1। और ये पॉइंट हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ के टाइम बहुत प्रॉपर्ली डिस्कस किया था कि इसकी वैल्यू मिनिमम हो सकती है -1 टू +1, और इसके बीच भी वैल्यू आ सकती है और एग्जैक्ट -1 +1 भी आ सकती है। तो सिंपली हमें डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिसको सॉल्व करने पे मैक्सिमम इसकी वैल्यू आई तो कितनी आई, +1, बट उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ आर एक्स वाई की वैल्यू 1.25 या हम कह सकते हैं मोर देन 1 नहीं आ सकती। तो न्यूमरेटर हमारे पास 15 है, तो बट ऑब्वियस डिनोमिनेटर हमें क्या करना होगा, मोर देन 15 ही रखना होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 15 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। और अगर मोर देन 15, लेट्स से हम रख रहे हैं 30, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.50। क्लियर। तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम न्यूमरेटर वैल्यू से, दैट इज मोर देन 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। एज पर गिवन ऑप्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15। और हम डिनोमिनेटर में किसकी बात करें, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की। थर्ड पॉइंट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15। अगर मान लो न्यूमरेटर 15 है और डिनोमिनेटर लेस देन 15 है, लेट्स से 10 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। और क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू मोर देन 1 आ सकती है, नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन दिया है, द सम ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15। क्या हम डिनोमिनेटर में यहाँ बात कर रहे हैं सम की, नहीं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट आंसर है। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15। कि अगर डिनोमिनेटर मोर देन 15 होगा तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, if the covariance between two variables is 20 and the variance of the one variable is 16, what would be the variance of the other variable? अगेन देखो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y की बात कर रहा है। लेट्स से ये मेरे पास वेरिएंस ऑफ x दिया है, तो वेरिएंस ऑफ y मेरे पास नहीं दिया है। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पे की जगह एटलीस्ट कितनी वैल्यू रखें कि इसको सॉल्व करने पे कोई भी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब ना हो रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सिंपली यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है, 20, एंड जितनी वैल्यू न्यूमरेटर में है उतनी ही डिनोमिनेटर में भी हो तो चलेगा। तो एज पर गिवन ऑप्शन देखो दिया हुआ है कि अगर हम वेरिएंस ऑफ y 25 रख दे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना रख रहे हैं, 5, तब तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, मोर देन 10, क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मोर देन 10 रख सकते हैं? तो नो डाउट यहाँ मोर देन 10 अगर वैल्यू हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से ये 11 है तो 20 डिवाइडेड बाय 44, उस केस में भी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 ही आएगी। बट फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे स्पेशली ये चीज़ बताया है कि हम ये मोर देन इक्वल टू 25 रखेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी हो सकती है, मोर देन इक्वल टू 5, तो 5 या 5 से ज़्यादा। तो 5 भी अगर एग्जैक्टली रखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना आएगा, 20, दैट इज वैल्यू आएगी 1। और अगर मोर देन 5 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से कम। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही करेक्ट आंसर है, बट एक होता है ना एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कि जो हमारा वेरिएंस है y का वो मोर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 25। और ये सिंपली आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू सेट कर लोगे। नेक्स्ट, if y is equal to a plus bx then what is the coefficient of correlation between x and y? अगर हम कह रहे हैं y is equal to a plus bx है, बेसिकली लाइन इक्वेशन है, तो b की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में r की वैल्यू क्या आएगी, +1, और लेस देन 0 है तो r की वैल्यू क्या आएगी, -1। सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे b की वैल्यू पे, दैट इज स्केल की वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन ना तो ओरिजिन से अफेक्ट होता है ना ही स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल की साइन से अफेक्ट होता है। क्लियर। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज +1 और -1 अकॉर्डिंग एज b इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर b इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, अगर b ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगा, b लेस देन 0 है तो -1 आएगा। नेक्स्ट, if r is equal to 0.6 then the coefficient of non-determination is,
अब आर किसको डिनोट करता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। एंड आर स्क्वायर किसको डिनोट करता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये तो हमने अपनी क्लास में बताया है। सिंपली अब कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर स्क्वायर। वैसे अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पे डिस्कशन नहीं किया है। ये टॉपिक जब हम रिग्रेशन डिस्कस करेंगे तब हम एक्सप्लेन वेरिएंस एंड अनएक्सप्लेन वेरिएंस करके एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। बट क्योंकि हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताया तो उसकी हेल्प से बता दें कि कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या आएगा? 1 माइनस आर स्क्वायर एंड सिंपली 1 माइनस 0.36, दैट इज 0.64 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास गिवन ऑप्शन है डी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, if u plus 5x is equal to 6 and 3y minus 7v is equal to 20 and the correlation coefficient between x and y is 0.58, rx y हमारे पास given है 0.58, then what would be the correlation coefficient between u and v? ये टॉपिक भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन की हेल्प से ये फॉर्मूला बनेगा u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। अब क्योंकि सिंपली पहले ही हमने बताया है कि अगर हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की तो ना तो ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है ना तो स्केल से अफेक्ट होता है, एंड जो वैल्यू हमारी आर एक्स वाई की आई है वही आर यू वी की भी होगी। तो अगर आर एक्स वाई की वैल्यू 0.58 है तो आर यू वी की वैल्यू कितनी होगी? 0.58। बट क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर अफेक्ट होता है स्केल के साइन से, इसीलिए हमें ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ये बी भी हमारा स्केल है और डी भी स्केल है और इन्हीं दोनों की वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 6 और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, माइनस 5x डिवाइडेड बाई माइनस 5। ऐसा क्यों किया? ये हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे हमें x क्या चाहिए? सिंगल चाहिए, इंडिविजुअली चाहिए। प्लस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई माइनस 1/5 लिख सकते हैं। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 5 कट गया, ये हो जाएगा x माइनस 6/5 एंड डिनोमिनेटर में बचा माइनस 1/5। तो क्या हमें न्यूमरेटर से मतलब है? नहीं, हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? b। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 1/5। अब ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं d की वैल्यू। ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 7y प्लस 20 और v इज इक्वल टू 7y प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3। v इज इक्वल टू 7y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 7 होल डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 7। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 कट गया, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y प्लस 20/7 होल डिवाइडेड बाई 3/7, और 3/7 मेरा क्या है? d। क्लियर? तो b हो गया माइनस 1/5 और d कितना आ गया? 3/7। अब सिंपली हम क्या करेंगे? फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे जो कि था आर एक्स वाई, जो कि गिवन है 0.58 इज इक्वल टू था b मल्टीप्लाई बाई डी, दैट इज माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 होल डिवाइडेड बाई मॉड माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय मॉड 3/7। और क्या हमारे पास क्वेश्चन में आर यू वी दिया है? नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है। अब जब ये मॉड ओपन होगा तो माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो गया 0.58 इज इक्वल टू माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 होल डिवाइडेड बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय आर यू वी। ये कट गया, बट ऊपर क्या वैल्यू बची? -1। तो आर यू वी इज इक्वल टू क्या होगा? -0.58, क्योंकि ये -1 कहाँ आ जाएगा? इधर। तो -0.58 हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी। और ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो हमारे पास वैल्यू आर एक्स वाई की दी है वही आर यू वी की होगी, बट हमें क्या कंसिडर करना होता है? साइन। क्लियर? और अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट सेशन देखा है ना तो आपको इसमें से किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. If the relation between x and u is given and the correlation coefficient between x and y is -0.6, then what is the correlation coefficient between u and v? ये u and v है, y नहीं v है।
अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास आर एक्स वाई की वैल्यू -0.6 दी है, मतलब आर यू वी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0.6 आएगी, बट प्लस आएगी कि माइनस, वो अभी हम चेक करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन नहीं दिया है जिसमें वी एंड वाई को कनेक्ट करता है। इसका मतलब सिंपली यही है कि हमें एक ही इक्वेशन की हेल्प से ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारे पास वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में। यहाँ देखो ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू -3x -7, u इज इक्वल टू -3 -7 डिवाइडेड बाय 4, और फर्दर हम चेक करें तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू x प्लस 7/3 डिवाइडेड बाय -4/3। ये सॉल्व करना होपफुली सबको आ गया होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बताए हैं। अब देखो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आई, माइनस में आई, तो अगर b की वैल्यू माइनस में है तो सिंपली जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई डी होल डिवाइडेड बाई मॉड बी मॉड डी आर यू वी। हम ये मानते हैं, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम ये मानते हैं कि डी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एंड हमें बी की वैल्यू की हेल्प से ही कैलकुलेशन करना है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू अगर माइनस में दी है, यहाँ मॉड ओपन होने में ये प्लस पे हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आर एक्स वाई की दी है -0.6 इज इक्वल टू होगा -1 मल्टीप्लाई बाय आर यू वी, और माइनस माइनस कट जाएगा तो आर यू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। होपफुली क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अगर स्टिल इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम फर्दर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। बट अगर आपने कॉन्सेप्ट सेशन देखा है ना, तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एक्स और वाई की वैल्यू दी है, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93, मतलब आर एक्स वाई कितना है, 0.93। व्हाट इज अ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी एज गिवन बिलो, तो आर यू वी पूछा है। अब देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम इस गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आर यू वी कैलकुलेट कर लेंगे। एंड सिंपली हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कार्ल पियर्सन का हमने सारा फॉर्मूला डिटेल में डिस्कस किया है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में यू एंड वी की वैल्यू दी है, और सिंपली हमने कार्ल पियर्सन का ऑलरेडी सारा कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड किया हुआ है, तो सेकंड या थर्ड में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए होंगी यू वी का टोटल, यू का टोटल, वी का टोटल तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, यू स्क्वायर का टोटल एंड वी स्क्वायर का टोटल। यू वी को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12 4 0 0 4, यू स्क्वायर निकाल लेते हैं 9 2 2 ज़ा 4 0 1 4, वी का स्क्वायर निकाल लेते हैं 16 4 1 0 4। सबका टोटल कैलकुलेट कर लो, सिर्फ हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करना होगा। यह आएगा -4, यह आएगा -5, ये 20, देन 18 25। फॉर्मूला होपफुली सबको याद होगा, आर एक्स वाई इज इक्वल टू, हम फिर भी फॉर्मूला बोलते जा रहे हैं, समेशन यू वी जिसकी वैल्यू आई है 20 माइनस समेशन यू जिसकी वैल्यू आई है -4 समेशन वी जिसकी वैल्यू आई है -5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है 5 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन यू का स्क्वायर दैट इज 18 माइनस समेशन यू के होल स्क्वायर 16, क्योंकि -4 दिया है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय समेशन वी स्क्वायर जिसकी वैल्यू गिवन है 25 माइनस समेशन वी का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5। तो न्यूमरेटर सॉल्व करने पे आएगा 16 एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 17.2046, एंड फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 0.92998, तो इसको हम 0.93 भी बोल सकते हैं, और ये आंसर किस में आ रहा है, प्लस में। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा, बी 0.93। क्लियर। वैसे भी हमने इन सारे टॉपिक्स पे इतनी प्रैक्टिस कराई है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सेशन देखा होगा तो आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा ही नहीं। और कार्ल पियर्सन के तो हर एक फॉर्मूले के लिए हमने अलग सेशन ही अपलोड किया है। क्वेश्चन 9 आप होमवर्क रख लो, और क्वेश्चन 9 को ना फॉर्मूले नंबर 6 या 7 से ही सॉल्व करना। देन क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स गिवन बाय 2 जजेस ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट्स, n कितना है 8 एंड 21 क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक नहीं,
स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक मतलब समेशन डी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट? डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। फॉर्मूला क्या था? r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर गिवन है 21 डिवाइडेड बाय n गिवन है 8। 8 का स्क्वायर है 64 माइनस 1। पहले ये पोर्शन हमेशा सॉल्व करना, ये आएगा 1 माइनस 0.25 और फर्दर इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 0.75। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी 0.75। नेक्स्ट, if the rank correlation coefficient between marks in management and mathematics for a group of a student is 0.6, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज RXY दिया है एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स इज 66। समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना गिवन है? 66। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, लिखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक, मतलब रैंक का डिफरेंस निकाला, उसका सम किया, देन उसका स्क्वायर किया। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? n। तो r की वैल्यू दी है 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर गिवन है 66 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.4 इज इक्वल टू माइनस 396 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। माइनस माइनस कट गया। अब देखो क्वेश्चन लेंदी ना हो, अब क्योंकि अगर आपने इस ब्रैकेट को ओपन किया ना n के ब्रैकेट को, तो उस केस में फिर कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो मेरा ये सजेशन होता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में जो वैल्यूज़ दी हैं वो यहाँ पुट करके देख लो। जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको n की जगह रखने पे हमारा राइट हैंड साइड का आंसर भी कितना आएगा? 0.4। क्लियर? तो मेरे पास गिवन ऑप्शन में 10 है, 9 है, 8 है, 11 है। हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? 10 से। ये वैल्यू थी 0.4 इज इक्वल टू 396 डिवाइडेड बाय, लेट्स से n की वैल्यू है 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 1। और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 990 एंड फर्दर इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी? 0.45। दैट इज हमारा करेक्ट आंसर n का कितना होगा? 10। दैट इज 11 का आंसर होगा A 10। और क्योंकि ये सिंपल तरीका होता है, अदरवाइज आपको बहुत लेंदी प्रोसेस अपनाना होगा एंड क्योंकि MCQs है, एग्जाम में आपको स्टेप टू स्टेप मेंशन नहीं करना है, तो आप सिंपली यही पैटर्न अप्लाई करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, while computing rank correlation coefficient between profit and investment for the last 6 years of a company, the difference in rank for a year was taken 3 instead of 4। देखो मिस्टेक क्या किया कि जो हमें डिफरेंस इन रैंक लेना होता है, डी जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके सम से तो हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हम डी का स्क्वायर निकालते हैं और फिर उसका समेशन करते हैं। अब एक वैल्यू जो कि होनी चाहिए थी 4, हमने उसकी जगह गलती से क्या ले लिया? 3, तो उस केस में हमारा डी स्क्वायर भी गलत आ रहा होगा। व्हाट इज द रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट if it is known that the original value of rank correlation coefficient was 0.4? मतलब जब हमने गलत कैलकुलेशन किया था, 4 की जगह वैल्यू ली थी 3, तब हमारा आंसर कितना आ रहा था? 0.4। अब हमें करेक्ट आंसर निकालना है r का। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। देखो क्वेश्चन में हमारे पास सिंपली n कितना दिया है? 6। r कितना दिया हुआ है? ये इनकरेक्ट r है 0.4 एंड हमने जो इनकरेक्ट वैल्यू ली थी वो कितनी थी? 3, और करेक्ट वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी? 4। तो अब सिंपली एक मेरा पॉइंट समझना कि हमें डी का कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मतलब हमें समेशन ऑफ डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि विद द हेल्प ऑफ एन एंड आर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? समेशन डी स्क्वायर। आर गिवन है 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 1, तो 35 हो जाएगा। और आप 1 को इधर ले आओ, आ जाएगा माइनस 0.6 इज इक्वल टू माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 210। माइनस माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर। और हम कह सकते हैं कि समेशन डी स्क्वायर मेरा कितना आ गया? 21। क्लियर? बट क्या ये करेक्ट समेशन डी स्क्वायर है? नहीं, ये इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर है जो कि हमने इनकरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हेल्प से कैलकुलेट किया है।
नाउ जब हमारे पास समेशन डी स्क्वायर आ गया इनकरेक्ट 21, तो क्या हम करेक्ट कर सकते हैं इसको? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें इनकरेक्ट वैल्यू उसको क्या करेंगे माइनस, और जो करेक्ट वैल्यू है उसको क्या करेंगे ऐड। सिंपली क्या बोला था कि 4 की जगह हमने वैल्यू ले ली थी 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस कर दो और 4 के स्क्वायर को ऐड कर दो, तो 21 माइनस 9 प्लस 16, यह आ जाएगा 28। अब अगर करेक्ट समेशन डी स्क्वायर आ गया तो क्या हम करेक्ट आर कैलकुलेट कर सकते हैं? आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर जो कि है 28, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 6 ही है। क्लियर? क्योंकि एक इनकरेक्ट था तो एक करेक्ट भी तो था। 1 माइनस 168 डिवाइडेड बाय 210। अब सबसे पहले आप ये पोर्शन सॉल्व करना, फिर 1 से माइनस कर देना, यह आ जाएगा 0.8 और इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0.2। तो आर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.2। गिवन ऑप्शन में करेक्ट आंसर है बी 0.2। होपफुली क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट, फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 4। ये क्या दिया है? सी दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन? और एन कितना दिया है? 10 दिया है। तो सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया है, सिर्फ हमें कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन करना है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे? फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करेंगे। r इज इक्वल टू अंडर रूट 2c इज 4 माइनस, अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 10, और हम हमेशा कितना लेते हैं n, 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो ये हो जाएगा 9 होल डिवाइडेड बाय 9। अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -1 डिवाइडेड बाय 9। एंड हम सबको पता है कि अंडर रूट कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो अंडर रूट सॉल्व करने के लिए हम अंडर रूट में भी माइनस का साइन लगाएंगे और बाहर भी माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये जाएगा माइनस अंडर रूट 1/9, और हम कह सकते हैं -1/3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आर का? -1/3। दैट इज हमारे पास आर सी कितना आ गया? डी -1/3। Next, the coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation, p pairs of observation that is number of observation नहीं दिया है, was found to be 1 divided by under root 3. RC दिया है. If the number of concurrent deviation was found to be 6, C given है 6, then the value of p is, अब क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना कि हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी है वो रखो। 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2c, c कितना है 6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस n डिवाइडेड बाय n। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 12 माइनस n डिवाइडेड बाय n, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 36 माइनस 3n, और 4n इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 9 आएगा। अब क्या हमसे क्वेश्चन में ये वाला n पूछा था? नहीं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा है। अब p इज इक्वल टू क्या होता है? n+1, और हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया था कि कैपिटल N दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कैसे निकालते हैं? n+1, तो ये हो जाएगा 9+1, और हम कह सकते हैं 10, तो करेक्ट आंसर होगा A 10। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा? देखो x और y की वैल्यू दी है। एग्जाम में ना इस पैटर्न पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर MCQs में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। इसलिए हमने बताया था कि सातों फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो भी वैल्यूज़ होंगी ना वो क्वेश्चन में दी होंगी, तो ये आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो। या आप किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, सेकंड फॉर्मूले से, थर्ड फॉर्मूले से, सिक्स फॉर्मूले से और सेवन्थ फॉर्मूले से। तो किसी भी फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेना, और इसका डिटेल आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एडिशनल क्वेश्चन बैंक की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस इसमें कोरिलेशन के हैं और कुछ क्वेश्चंस रिग्रेशन के हैं। तो क्योंकि अभी हमने कोरिलेशन डिस्कस किया है, आज हमारा पूरा सेशन कोरिलेशन पे ही होगा। जितने क्वेश्चंस कोरिलेशन चैप्टर से रिलेटेड हैं वो हम करवा दे रहे हैं, और रिग्रेशन वाले स्किप करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डैश इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। स्ट्रेंथ मतलब अगर हम बात करें दो वेरिएबल्स की, तो दोनों वेरिएबल्स आपस में इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, किस स्ट्रेंथ से एसोसिएटेड हैं,
इसके बारे में हमें कौन बताता है? कोरिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन बेसिकली ये भी बताता है ना कि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। दैट इज़ अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या ये भी हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में किस तरीके से कोरिलेटेड है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? कोरिलेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ए, कोरिलेशन। सेकेंड क्वेश्चन रिग्रेशन से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, when high values of one variable are associated with high values of the other and low values of one variable are associated with the low values of another, then they are said to be। अब सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर एक की हाई वैल्यू है, दैट इज एक्स की हाई वैल्यू है, तो दूसरे की भी हाई वैल्यू होगी, और एक की अगर लो वैल्यू है तो दूसरे की भी लो वैल्यू की। मतलब सिंपली ये चीज़ बता रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव और डायरेक्टली कोरिलेटेड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एज पर गिवन ऑप्शन देख लेते हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड, डायरेक्टली कोरिलेटेड, बोथ और नन। करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि इसको पॉजिटिवली कोरिलेटेड भी बोलते हैं एज वेल एज डायरेक्टली कोरिलेटेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ हाई वैल्यूज ऑफ वन टेंड टू लो वैल्यूज ऑफ द अदर, दे आर सेड टू बी। अब यहाँ इनडायरेक्ट रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको नेगेटिवली कोरिलेटेड भी बोलेंगे, एंड इनडायरेक्टली, और हम कह सकते हैं इनवर्सली कोरिलेटेड भी बोल सकते हैं। तो गिवन ऑप्शन देखो, नेगेटिवली कोरिलेटेड, इनवर्सली कोरिलेटेड, बोथ और नन। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ। कोरिलेशन से रिलेटेड हमने एक एक टॉपिक पे कॉन्सेप्ट सेशन अपलोड किया हुआ है, तो अगर अभी किसी ने कॉन्सेप्ट सेशन नहीं कवर किया है तो मेरा ये सजेशन होगा पहले कॉन्सेप्ट सेशन कर लेना। हर एक एमसीक्यूज आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज अ मेजर ऑफ देयर लीनियर रिलेशनशिप। करेक्ट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि अगर हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें, दैट इज आर के, तो ये बेसिकली यही मेजर करता है कि स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन क्या होगा लीनियर रिलेशनशिप का बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को ही बताता है, बट किस तरह के रिलेशनशिप को? लीनियर रिलेशनशिप को, कि उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप की क्या स्ट्रेंथ है और किस डायरेक्शन में ये लीनियर रिलेशनशिप चल रहा है। आर की वैल्यू हम लोगों को पता है कि -1 to 1 के बीच में लाई कर सकती है, तो अगर आर की वैल्यू -1 है तो सिंपली ये क्या डिनोट करेगी? नेगेटिव डायरेक्शन फॉर अ लीनियर रिलेशनशिप, और +1 है तो पॉजिटिव वैल्यू फॉर अ लीनियर रिलेशनशिप। अगर 0 के आसपास वैल्यू होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? वीक लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स। एंड अगर -1 to +1 के आसपास वैल्यू आती है आर की, तो माना जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप है। क्लियर? तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप बताता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ बोथ ओरिजिन एंड द स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। मतलब y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जब ये हम लोग लाइन इक्वेशन लेते हैं तो ना ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है ना ये स्केल से अफेक्ट होता है, सिर्फ स्केल के साइन से अफेक्ट होगा। ये टॉपिक भी हमने क्लियर किया। बेसिकली प्रॉपर्टी है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ प्योर नंबर। करेक्ट आंसर होगा ट्रू। ये भी हमने प्रॉपर्टीज में बताया था कि अगर हम लोग कोएफिशिएंट कोरिलेशन की बात करें तो ये प्योर नंबर है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट फ्री होता है। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डैश ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इंडिपेंडेंट, अभी हमने बताया कि ये यूनिट फ्री होता है। आपने जब भी आर का कैलकुलेशन किया होगा तो देखा होगा 0.90 -0.95 ये आंसर आ सकता है, बट कभी इसके आगे हमने सेंटीमीटर, मीटर या इस तरीके से कोई भी यूनिट यूज नहीं की है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, आर की वैल्यू हमेशा -1 to +1 तक लाई करती है, एंड ये दोनों वैल्यूज भी इंक्लूसिव होती है, मतलब -1 भी इंक्लूड होगा और +1 भी इंक्लूड होगा। तो ऑप्शन में देखो -1 एंड +1, -1 एंड 0 ये तो नहीं पॉसिबल है, 0 एंड 1 ये भी पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। बट ए में एक पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, इंक्लूसिव ऑफ बोथ द लिमिट्स, क्योंकि आर की वैल्यू एग्जैक्टली -1 भी आ सकती है एंड एग्जैक्टली +1 भी आ सकती है। पर एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी फाउंड आउट बाय, वैसे तो हमने इसके 4 मेथड्स बताए हैं। ऑप्शन देखते हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड, रैंक मेथड,
बोथ नन। करेक्ट आंसर होगा बोथ, क्योंकि इन दोनों ही मेथड से हम आर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोवेरियंस मेजर्स डैश वेरिएशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, जॉइंट, सिंगल, बोथ, नन। कोवेरियंस, अगर हम दो वेरिएबल का कैलकुलेट करें तो ये दोनों वेरिएबल का जॉइंटली कैलकुलेशन बताता है, ना कि इंडिपेंडेंटली और सिंगल। तो करेक्ट आंसर होगा ए, जॉइंट। नेक्स्ट, in calculating the Karl Pearson's coefficient of correlation, it is necessary that the data should be of numerical measurements. Valid, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि जब हम कार्ल पियर्सन मेथड की बात करते हैं तो जितने भी 7 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं, सब फॉर्मूले की हेल्प से हम कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट तब कर सकते हैं जब डेटा हमारा किस टर्म में दिया हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में, और हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म में। तो करेक्ट आंसर होगा ए, वैलिड। नेक्स्ट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, अगेन देखो अगर हम लोग आर की बात करें ना, आर एक्स वाई की, वो आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करने की बात करो, वैल्यूज हमेशा लाई करेगी बिटवीन -1 to +1 इंक्लूसिव ऑफ दीज वैल्यूज। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, a coefficient near +1 indicates tendency for the larger values of one variable to be associated with the larger values of the other. True, क्योंकि जब हम पॉजिटिव 1 की बात करें तो हम क्या बात करें कि दोनों वेरिएबल हमारा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। या हम कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हाई वैल्यू है तो y की वैल्यू भी हाई वैल्यू होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, इन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट द एसोसिएशन नीड नॉट बी लीनियर। अगर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें ना, तो यहाँ जो दो वेरिएबल्स हम लोग देखते हैं, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वो लीनियर नहीं भी होगा तो चलेगा। क्लियर? तो अगर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो उनके लिए अगर एसोसिएशन लीनियर ना भी हो तो भी चलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, in rank correlation coefficient only an increasing or decreasing relationship is required. True, क्योंकि हम जब रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, रैंक अलॉट करते हैं 1 2 3 4 करके। तो ये क्या शो करेगा, सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिलेशनशिप। यहाँ बेसिकली जो हमारे पास डेटा दिया रहता है उसको तो हम यूज़ नहीं करते हैं, उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं रैंक्स में और फिर रैंक की हेल्प से हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। Next, great advantage of dash is that it can be used to rank attributes which cannot be expressed by way of numerical value. Rank correlation, क्योंकि rank correlation के केस में क्या है कि सिंपली अभी हमने बताया ना, हम डेटा को क्या करते हैं, रैंक अलॉट कर देते हैं और उसके बेसिस पे हम अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक इज, डी का कैलकुलेशन आप जब भी करोगे ना और इसका सबमिशन निकालोगे तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। और जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, तो 1 - 6 सबमिशन डी स्क्वायर करते हैं, ना कि सबमिशन ऑफ डी। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में देखना हमने सबमिशन डी नहीं कैलकुलेट किया है, हमने हमेशा सबमिशन डी स्क्वायर कैलकुलेट किया है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, कि अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें और उसका सबमिशन निकालें तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 0। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 0। नेक्स्ट, Karl Pearson's coefficient is defined from ungroup data, group data, both, none. करेक्ट आंसर होगा बी, ग्रुप डेटा। हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं सब ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप डेटा ही बताए हैं। नेक्स्ट, correlation methods are used to study the relationship between two time series of data which are recorded annually, monthly, weekly, daily and so on. अब देखो अगर हम लोग कोरिलेशन की बात करें तो नो डाउट कोरिलेशन क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनका जो टाइम सीरीज आपने बनाया है वो किसी भी फॉर्म में बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दो वेरिएबल्स के डेटा हमारे पास गिवन होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, एज ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस कोरिलेशन इज, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, पॉजिटिव। क्योंकि सिंपली होगा क्या ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम जितनी ज़्यादा हमारी एज होगी उतना ही ज़्यादा हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, या कह सकते हैं उतने अमाउंट का प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करना होगा। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द कॉमन मैन कोरिलेशन इज नेगेटिव। क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर क्या होगी, कम।
क्योंकि जितने लोग जॉबलेस हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा परचेज नहीं कर पाएंगे, तो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है, नेगेटिव। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन एंड सूट कंटेंट इन दुर्गापुर कोरिलेशन आर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, डिमांड फॉर गुड्स एंड द प्राइसेस अंडर नॉर्मल टाइम्स, नॉर्मल टाइम्स में हमेशा इनके बीच में कोरिलेशन क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, डैश इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, एसोसिएशन की बात कर रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे, क्योंकि उसके पहले के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है रिग्रेशन से। द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ, हमने पहले पता है कि अगर आर स्क्वायर है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, और 1 माइनस आर स्क्वायर अगर है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट, अ रिलेशनशिप आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज नॉट पॉसिबल। देख लेते हैं, 1 माइनस अगर 500 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो मेरे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 1.6667। अब इन दोनों को माइनस करने पे वैल्यू आएगा -0.6667। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -0.6667, और हम लोगों को पता है कि आर बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है एंड आर स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है, बट जब भी हम उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू, कि आर स्क्वायर की वैल्यू ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स स्क्वायर विल बी। अब देखो आर की वैल्यू कुछ भी हो, अभी हमने ऊपर बताया जब भी हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर होगा बी, पॉजिटिव ओनली। नेक्स्ट, सिंपल कोरिलेशन इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन, ये हमने अपने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। A scatter diagram indicates a type of correlation between two variables. स्कैटर डायग्राम बेसिकली क्या बताता है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है, तो किस टाइप का कोरिलेशन है, यही हम फाइंड आउट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू, कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ टाइप सिंपली किसको डिनोट करा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन को। नेक्स्ट, if the pattern of points or dots on the scatter diagram shows a linear path diagonally across the graph paper from the bottom left basically हो गया ये hand corner to the top right, correlation will be, ये किसको शो करा है, पॉजिटिव कोरिलेशन को। करेक्ट आंसर होगा सी, पॉजिटिव। नेक्स्ट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बीइंग +1 if the slope of the straight line in a scatter diagram is positive, क्योंकि +1 किसको शो करता है, परफेक्ट पॉजिटिव को, और -1 किसको शो करता है, परफेक्ट नेगेटिव को। नेक्स्ट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बीइंग -1 इफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन अ स्कैटर डायग्राम इज नेगेटिव। नेक्स्ट, द मोर स्कैटर्ड द पॉइंट्स आर अराउंड अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्कैटर डायग्राम द डैश इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन के आसपास ही स्कैटर्ड है, मतलब इस तरीके से कुछ फैला हुआ है। तो इस केस में x और y के बीच में, इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो एग्जिस्ट करता है बट बहुत कम। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होता तब हम मानते हैं कि ज़्यादा आपस में वो लोग कोरिलेटेड हैं, एंड क्योंकि स्ट्रेट लाइन के आसपास है तो उस केस में जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, वो कम होगा। क्लियर? अच्छा, ज़ीरो कब आंसर होता, जब ये स्ट्रेट लाइन मेंशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता ये सारा का सारा डॉट्स, तो उस केस में हम ये मानते हैं कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, लेस। नेक्स्ट, if the values of y are not affected by changes in the value of x, the variables are said to be uncorrelated। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं wheat and shoes का, क्योंकि सिंपली क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू में आप चेंज भी करो तो भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो सिंपली दिख रहा है कि दोनों में किसी भी तरह का कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, अनकोरिलेटेड। नेक्स्ट, if the amount of change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of change in other variable, then the correlation is said to be। सिंपली हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक वेरिएबल में जितना चेंज करोगे उतना ही चेंज एग्जैक्टली दूसरे वेरिएबल में भी होने वाला है।
मतलब अगर एक वेरिएबल को आप 10% से इंक्रीज करोगे तो दूसरा वेरिएबल भी 10% से इंक्रीज होगा, और अगर एक वेरिएबल 10% से डिक्रीज होगा तो सेकेंड वेरिएबल भी हमारा 10% से डिक्रीज होगा। दैट इज चाहे पॉजिटिवली चेंज हो चाहे नेगेटिवली चेंज हो, दैट इज चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, बट सेम रेशियो से, कांस्टेंट रेशियो से चेंज आएगा। तो नो डाउट उस केस में जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर। नेक्स्ट, वेरिएंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब वेरिएंस की बात करें तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम कहते हैं वेरिएंस। एंड जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जब भी होगी तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट, कोवेरिएंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ये हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया कि हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी होगा, ये ज़रूरी है? नहीं, हमने पहले भी बताया है कि दोनों की वैल्यू सेम होंगी बट साइन डिफर कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट, इन केस द एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स डैश कोरिलेशन इज, हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की भी बट ऑब्वियस एज बढ़ेगी, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। नेक्स्ट, इन केस शू साइज एंड इंटेलिजेंस, ये हमने ऑलरेडी सेट ए में डिस्कस किया हुआ है कि इसका करेक्ट आंसर होगा नो कोरिलेशन। नेक्स्ट, इन केस इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट्स एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, अगेन ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है सेट ए में, करेक्ट आंसर होगा बी, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, इन केस ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड इनकम, सेम ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, पॉजिटिव कोरिलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इन केस अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन इज, देखो ओरिजिन एंड स्केल के चेंज को हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ स्केल के साइन को कंसिडर करते हैं। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, बोथ, नन। चेंज तो हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द रिलेशन आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। अगर आप लोगों ने सारी कॉन्सेप्ट क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि ये करेक्ट फॉर्मूला है एज पर कार्ल पियर्सन मेथड। हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया भी हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। Next, a small value of r indicates only a dash linear type of relationship between the variables. Good, poor, maximum, highest. अगर r की वैल्यू कम है, छोटी है, तो उस केस में लीनियर रिलेशन भी पुअर होगा या हम कह सकते कम होगा। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, पुअर। नेक्स्ट, neither y nor x can be estimated by a linear function of the other variable when r is equal to +1, -1, 0, none। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है x और y का हम रिलेशनशिप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, कब? जब उनके बीच में कोई कोरिलेशन ना हो, तो करेक्ट आंसर होगा सी, 0। नेक्स्ट, when r is equal to 0 then covariance x y is equal to but ऑब्वियस 0, क्योंकि अगर r x y की बात करें तो जो फॉर्मूला है वो है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस एक्स वेरियंस वाई। ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है। ये फॉर्मूला बेसिकली कार्ल पियर्सन का, तो अगर ये 0 होगा तो नो डाउट हमारा न्यूमरेटर भी क्या होगा, 0। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 0। नेक्स्ट, व्हेन द वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट मे बी 0। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मे बी 0। अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट होंगे, मतलब x को y से मतलब नहीं है और y को x से मतलब नहीं है, तो बट ऑब्वियस इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 0। करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, इफ x एंड y सैटिस्फाई द रिलेशनशिप दिस द वैल्यू ऑफ r इज, अब हमने पहले भी बताया कि हम जब भी कंसिडर करेंगे तो स्केल की साइन को कंसिडर करेंगे, ओरिजिन एंड स्केल की वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा ए को डिनोट करा और ये बी को डिनोट करा है, क्योंकि बी पॉजिटिव है तो हमें किससे मतलब है, सिर्फ पॉजिटिव से, तो नो डाउट आर की वैल्यू क्या होगी, +1। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, +1।
जो भी क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस रिग्रेशन से रिलेटेड है। जैसे ही हम रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड कर देंगे उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, मैक्सिमम हमेशा +1 होगी और मिनिमम ऑलवेज -1। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात यहाँ पे कर रहा है, फिर भले वो किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करो। नेक्स्ट, द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, -1 एंड +1 इंक्लूसिव ऑफ दीज टू वैल्यूज। नेक्स्ट, R12 इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, अगर R12 की बात करें तो ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है? दो वेरिएबल्स को, जिसमें पहला वेरिएबल 1 है और दूसरा वेरिएबल 2 है। या हम कह सकते हैं कि yx जिसमें पहला वेरिएबल 1 है और दूसरा वेरिएबल 2 है। तो सिंपली हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें बोला है x1 x2 x2 x1 x1 x3 x2 x3। देखो करेक्ट आंसर फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, क्योंकि R12 ये डिनोट नहीं करता कि x1 पहले आएगा और x2 बाद में, x2 पहले और x1 भी बाद में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो करेक्ट आंसर ए भी होगा, बी भी होगा। इसमें एक ऑप्शन दिया होना चाहिए ई, ए एंड बी बोथ का। क्लियर? नेक्स्ट, R12 इज द सेम एज R21, ट्रू, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स एज एंड इनकम कोरिलेशन इज, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे हम मानते हैं कि इनकम भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट तो होगा ही। तो करेक्ट आंसर होगा ए, पॉजिटिव। नेक्स्ट, इन केस स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, कोरिलेशन इज। अब देखो सेट ए में भी सेम पैटर्न में मैंने क्वेश्चन बताया था, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स स्पीड और डिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप है, बट इस क्वेश्चन में देखो वहाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा था, यहाँ डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार पूछा है। क्लियर? जस्ट अपोजिट है। तो नो डाउट स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वैसे हमने सेट ए में दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पॉजिटिव। नेक्स्ट, आगे के क्वेश्चंस भी रिपीट किए हुए हैं, सब सेट ए में कवर किया था हमने। इन केस सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर, कोरिलेशन इज, देखो ठंड में क्या होता है, विंटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जैसे जैसे डे टेम्परेचर बढ़ेगा हम लोग समर्स की तरफ बढ़ेंगे एंड उस केस में वुलन गारमेंट्स की सेल कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, नेगेटिव। नेक्स्ट, इन केस सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड डे टेम्परेचर डैश कोरिलेशन इज, अगेन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, पॉजिटिव। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस पर यूनिट, कोरिलेशन इज नेगेटिव, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा प्राइस पर यूनिट उतना ही कम होगा। नेक्स्ट, कोवेरियंस मेजर्स द जॉइंट वेरिएशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ये क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर कोवेरियंस की बात करें तो क्योंकि हम दो वेरिएबल की बात करें तो बट ऑब्वियस जॉइंट वेरिएशन ही कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1, ये भी अभी ऊपर डिस्कस किया था। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज +1। अब देखो यहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं किया है, बट स्टिल अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा +1 होगी। नेक्स्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इन मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशंस ओनली द डायरेक्शंस ऑफ चेंज दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन इन द वेरिएबल्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। अब कंकरेंट डेविएशन की बात करें तो ये मेथड हम आर के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर?